तो रेस करके रखा है ऑलरेडी 5-6 लोगों ने, हाँ तो हाँ वो 6 लोगों का आप ये कर या सकते हैं, नाम बोलो। ओके अजय, नाउ यू कैन गो हेड, अनम्यूट करो अजय, अजय तोमर। ओके, प्रवीण सिंह राठौर, प्रवीण आप पूछिए क्वेश्चन। चलिए, जो सबसे पहले पूछना चाहते हैं पूछिए क्वेश्चन, अनम्यूट योर माइक। हाँ मैम पूछिए, वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए नरेंद्र। मैम मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग अब सेफ्टी पर्पस के लिए राइफल को बोल रहे थे कि मतलब होल्ड नहीं कर सकते, तो मतलब वो कितने डिग्री पे हम लोग होल्ड नहीं कर, मतलब राइफल को मतलब मोड़ सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए? मोड़ सकते हैं मतलब ये सब डायरेक्शन नहीं, मतलब मीन्स किसी शूटर साइड मतलब हो भी ना, पीछे साइड भी ना हो, एक तो सेफ्टी मतलब रूल का कितने? एक तो ऐसा है कि आप जब भी टारगेट पे मतलब जब भी आप शूटिंग के लिए रेडी नहीं हो, तब तक तो आपको लोड ही नहीं करना है। और अगर लोड नहीं करना मतलब अगर आपने कैंसिल कर दिया शॉट, अगर आपको किसी ने कुछ बुलाया, कोई बात कर रहा है, जैसे ही आपका ध्यान टारगेट से हटता है या आपको राइफल रख रहे हो स्टैंड पे, एंगल जो भी हो उसको अनलोड करो। अब बोल्ट तो अपने आप खोल सकते हो, सिंगल लोडेड गन है, तो बस बोल्ट खोलो और फिर जो आपका काम है आप खत्म करो। उसके बाद जब तभी लोड करना जब आप शूटिंग के लिए रेडी हो। ये तो बेसिक रूल है सेफ्टी का, ये सब ठीक मैम है। वो तो मैं ये पूछना और चाह रहा था कि और मतलब भी और भी उसका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, जो आप कह रहे थे कि कितने एंगल में मोड़ सकते हो। तो जैसे आईएसएसएफ का रूल है कि आपका राइट बैरल का जो एंड है वो दूसरे, आप हर एक को अपना एक एक लेन दे रखा है, तो वो लेन के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके आपका एंगल ऐसा हो कि आपका बैरल का जो एंड है वो दूसरे शूटर के लेन के अंदर ना जाए, ओके मैम, ठीक है। या ओके थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। ओके, वन बाय वन नेक्स्ट क्वेश्चन, या बोलिए अपना नाम बताइए। मैम मैं काव्या जैन। ओके काव्या, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मैम दीपाली मैम, आपने सुबह बताया था ना कि राइफल शूटिंग इज वेरी प्रिसीजन गेम, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज गेम हो गया है। हाँ एंड आजकल जैसे बच्चे हैं तो वी नीड ऑलमोस्ट 10.5 की एवरेज चाहिए, मतलब मेंटेन करने के लिए, इफ वी वांट टू अचीव अ गुड स्कोर। तो मैम या मतलब मेरे साथ और बहुत बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, जैसे 10 to 15 शॉट्स बिल्कुल फ्लो में एंड वेरी नाइसली चले गए, 10.5 10.6 मतलब 10.5 से ऊपर। तो मैम फिर मतलब जैसे इफ सपोज जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि हाँ इतना अच्छा हो गया, तो फिर मतलब होता है कि गलती ना हो जाए या कोई नाइन ना चला जाए या मतलब कोई गलत शॉट ना चला जाए, तो उस वजह से मैम फिर वो थोड़ा सा प्रेशर होता है। एक शॉट खराब चला जाता है, उसमें प्रेशर रिलीज हो जाता है सारा कि हाँ अब ठीक, अब खराब चला गया फिर अब ठीक जाएगा। तो मैम वो एक शॉट भी ना, पर वो पूरा सीरीज का वो डाउन कर देता है एवरेज या जो स्कोर होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, ये तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम अ, अगर आपने नोटिस किया है कि आप खुद भी, जब हम जैसे मैंने भी जब शुरू किया था तो 5 शॉट का जब ग्रुप चलाती थी, तो शुरू में ऐसे होता था 3 ठीक जा रहे हैं, 2 इधर उधर जा रहे हैं। फिर जैसे ट्रेनिंग करने लगे 5 में से 4 ठीक जा रहे हैं, लेकिन एक शॉट पक्का पक्का अगर ग्रुप चलाएंगे 5 का, तो 4 ठीक जाएंगे, एक कहीं बाहर चला जाएगा। फिर जब 10 शॉट की ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी, तो उसमें फिर वो 7 शॉट में 3 बाहर है, 8 शॉट में 2 बाहर है, फिर धीरे धीरे 9 में 1 बाहर। सी दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। जैसे आप उसको, आपके वो जैसे आदत पड़ जाएगी, और ये आपको सेल्फ टॉक से सुधारना है। ये आप अब ये मान के मत चलो कि मेरे साथ यही हो रहा है, ठीक है, एक बार। और हम जब ऐसा सोचते हैं तो हम ही खुद अपने अपने आप को रोकते हैं कि कई बार होता है ना, कई सारे शूटर है, देखना कोई बोलते हैं कि मेरे ना हर सीरीज का लास्ट शॉट खराब जाता है, हाँ जी मैम, लेकिन जैसे वो आपने बहुत ग्रुपिंग
या हाँ जी ऑफ कोर्स, मैम, लेकिन ग्रुपिंग ये तो हर एक मेरी का होता बिल्कुल है। ठीक जाती है मैम। जब हम्म। वही होता है ना, सीरीज होता है, फिर वो होता है कि स्कोर अच्छा, वो मतलब मैच प्रेशर बोल लीजिए, या एक कंपटीशन जब लगा रहे हैं, बहुत अच्छे शॉट जा रहे हैं, 10-15 बहुत अच्छे चले गए, बस उसके बाद एक फियर ऑफ मतलब फेलियर, या मतलब कुछ भी बोल लीजिए, वो एक fear मैं एक sudden बताऊँ arise होता इसमें, है। हाँ इट्स जी। नॉट जस्ट फियर ऑफ फेलियर। एक ओके। होता है हमारा एक स्टेमिना होता है, जैसे माइंड ओके। का एक फोकस। सी 10.5 लगातार चलाने के लिए द काइंड ऑफ हाँ जी। फोकस रिक्वायर्ड इज बहुत डीप फोकस वो चाहिए। खाली डाउट तो जब आप लंबे टाइम तक ऐसे फोकस करते हो, जैसे कोई भी चीज, अगर आप फिजिकली भी, अगर आप कोई वजन उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब नया हाँ नया जी। है या थोड़ी ट्रेनिंग होगी, नया नया है, तो हम 3 बार उठा के थक जाता है, हाथ हम रख हाँ देते हैं। जी। ट्रेनिंग से फिर आप 10 बार भी उठा सकते हो, लेकिन बस 10 बार उठा। अब पुशअप्स करो, पुशअप्स जैसे कुछ हाँ जी। रेगुलरली जो ट्रेनिंग करते हैं वो 150 कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है वो इतना नहीं कर सकता। तो वो धीरे 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 आपका स्टैमिना बढ़ता है ट्रेनिंग से। सो इस ओके चीज मैम। को आप इस तरीके से मत लो, इट्स जस्ट जस्ट आपका टेक्निकल बोलो या मेंटल स्टेमिना है, जिसको आपको डेली बढ़ाना है। धीरे धीरे इंक्रीज करना है। कभी आपका माइंड क्या होता है, कई बार इट कुड बी जस्ट अ फिजिकल थिंग कि उस तरीके से एक करने का एक तरीका है, तो हाँ उसको जी। आप से 8 बार कर सकते हो, और 9वें बार वो फिर थक जाता है बॉडी। लेकिन और फिर वो कुछ टाइम तक वही रहेगा ना आपका स्टेमिना, जब तक वो हाँ जी। बढ़ेगा नहीं आगे जाने तक। लेकिन होता क्या है कि फिजिकल स्टेमिना तो धीरे धीरे बढ़ गया, बट आप मेंटली जब ये बार बार अपने आप को बोलते हो कि 9 शॉट के बाद मेरा ऐसे ही होता है, तो आप उसको रोक रहे हो अपने आप को वो एक्सेप्ट करने से कि मेरा फिजिकल स्टेमिना अभी 12 शॉट का हो गया है, 12 शॉट तक तो मैं अच्छे से चला सकती हूँ। सो अपने आप को रोकना मत, इट इज जस्ट विथ ट्रेनिंग ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले जैसे कई बार आप यू कैन सी कोई चेंज भी करते हैं, इवन द हाँ टॉप जी। शूट्स व्हेन वी चेंज समथिंग and they are working on it, फिर से 7 शॉट के बाद कहीं आई कैन सी कि थोड़ा सा ये हिल गया है। हाँ फिर जी धीरे मैम। धीरे ट्रेनिंग करके करके 7 के 12, 12 के 17, 17, फिर धीरे धीरे जैसे वो ट्रेनिंग बढ़ती है, वैसे 60 शॉट तक वो मैनेज कर सकते हैं। और कई बार वो बीच में रोकते भी है ना, हाँ जब जी उनको ब्रेक। पता है कि अभी मेरा फोकस हटेगा, तो उस वक्त दे टेक अ ब्रेक, दे डोंट अलाउ देमसेल्व्स टू शूट बैड शॉट। तो आप ये कर सकते हो कि आपको पता है कि अराउंड इस थोड़ा ऐसे हो जाने के बाद अभी मेरा थोड़ा माइंड ठीक नहीं काम कर रहा, रुक हाँ जाओ, जी। पानी पियो। यू हैव टू एंड यू ऑल्सो हैव टू डेवलप अ सेल्फ टॉक कि जो आपको ओके। ऐसे कैसे नहीं लगता, इतने सारे चला दिए, इसको भी मुझे करना ही है। एंड राइट। ऐसे करके पॉजिटिव सेल्फ टॉक से यू कैन गेट ओवर इट वेरी इजीली। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग मैम। या अभिषेक अपना नाम अभिषेक बात बताइए। कर रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलिएगा। अभिषेक बात कर रहा हूँ हम दिल्ली से। हाँ जी। मैम, मेरा जो फिजिकल स्टेमिना है वो 80 to 90 शॉट्स का है। मैं एक बार खड़ा होकर 90 शॉट्स एक ही पोजीशन में निकाल लेता हूँ राइफल में। बट ओके। इस नेशनल में क्या हुआ मैम, मैं 10 शॉट्स भी नहीं निकाल पा रहा था। मेरा जो ये लेफ्ट लेग है उसमें ऊपर तक इतना पेन होना शुरू हो गया हर 10 शॉट्स के बाद, हर 15 शॉट्स के बाद। हम्म। तो मैम समझ नहीं आया क्यों हुआ, जबकि पोजीशन वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट थी, सब कोई दिक्कत नहीं थी मैम। दो चीजें हैं। एक जी तो मैम। ऐसा है कि आपको ये देखना है, अभी सी हम कम मैच खेलने जाते हैं ना, तब ये जी हम भूल जाते हैं कि एक तो जैसा है कि आप जिस किसी लेवल पे है, ऑफ कोर्स कंपटीशन इज अ कंपटीशन, बट एट द सेम टाइम दैट इज आल्सो पार्ट, मतलब एक स्टेपिंग स्टोन है आपके जनरल शूटिंग के प्रोसेस में। मतलब जी मैच खेलना हम मैच में ही सीख सकते हैं, और जी मैथ में जो भी सीखते हैं, जो भी प्रॉब्लम दिखता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हम ट्रेनिंग में उस पर काम करते हैं। जी तो एक तो मैच को उस तरीके से अप्रोच करो आप कि आपको देखना है, क्योंकि वो एंजाइटी तो होती है, हर एक को होती है। ओके। जी तो आप डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस में 80 शॉट्स आराम से चला रहे हो और मैच में 10 शॉट में आपको ये दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस से, आप जो भी मैच में कर रहे हो वो प्रैक्टिस से अलग है। क्या है ये आपको ढूंढना है कि आप क्या अलग कर रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, एक चीज।
और जी। दूसरी बात ऐसा है, हम ट्रेनिंग में जो हम करते हैं, प्रैक्टिस के टाइम में जो हम करते हैं, हम बहुत फ्लुएंटली एक रिदम में करते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रेशर नहीं है परफॉर्म करने का, ठीक है ना। जी। और हमें पता है इट्स काइंड ऑफ अ रूटीन, आप डेली जाते हो रेंज पे, एक आपका जो भी है प्रोसेस आप फॉलो करते हो, और बहुत ज्यादा सोच समझ के हम हर शॉट में उतनी जान नहीं लगाते जितनी हम मैच में एंजाइटी में जितनी जान लगाते हैं, उतनी जान हम ट्रेनिंग में हर शॉट में हम नहीं लगाते, है ना। तो जी। उसमें क्या होता है, हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो मैच में बहुत ज्यादा होता है। प्रैक्टिस में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी हमारी मैच में कंज्यूम होती है। इसलिए देखना, आप एक मैच खेल के घर आते हो तो ऐसे गिर जाते हैं बेड पे जैसे पता नहीं क्या पहाड़ उठा लिया, बिकॉज वो जो काइंड ऑफ फोकस यू रिक्वायर, इतना इमोशनली हम इतने हाई होते हैं, उसको कंट्रोल करना, मसल मसल भी टेंस हो जाता है, उसमें माइंड भी इतना काम करता है, इतने फोकस से आपको वो 60 शॉट चलाने हैं, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। सो जी। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ट्रेनिंग जब करोगे जी। उसमें जैसे अपने आप को कुछ प्रोग्राम दो, प्लान दो, इस तरीके से करो कि उतना ही कॉन्शियसनेस, जितना कॉन्शियसनेस आपकी मैच में होती है, उतने ही कॉन्शियसनेस से आप ट्रेनिंग करो, ताकि उधर फिर आपको आपका सही स्टैमिना पता चलेगा कि कितना है, कितने टाइम पे आप थक रहे हो, और फिर जो आपका स्टेमिना बढ़ेगा वो आपके मैच में भी काम आएगा। जी। और मतलब ये मैम, चीज तो, हाँ बोलो। जो जो ये मतलब जो ये इश्यू क्रिएट हुआ है, तो ये बाय माइंड ही हुआ है, मेंटल इश्यू जरूरी हुआ है। नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट जस्ट मेंटल। सी, माइंड और बॉडी कोई अलग थोड़ी ना है, माइंड अंदर ही है ना बॉडी के। जी। सो व्हेन माइंड इज वर्किंग, माइंड मतलब क्या है, एक ब्रेन है, उसके अंदर सेल्स है, दे आर वर्किंग, राइट। या मैम। सो और वो जब काम करते हैं, सो मतलब आप, हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ सोच भी रहे हैं, तो फिर सोचने का भी एक काम है ना, जो हमारी बॉडी, उसके लिए ऑक्सीजन लगता है, ब्लड फ्लो लगता है दिमाग में। सो उन वो सारा वही वो फिजिकल प्रोसेस ही है। तो वो जितना डेंस, जैसे हम एक कोई भी फोकस्ड वर्कआउट जब आप करते हो, इंटेंस वर्कआउट करने से बॉडी जैसे एक्स्ट्रा थक जाती है, वैसे ही इंटेंस वर्कआउट माइंड का है। मैच इज अ इंटेंस वर्कआउट ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ, क्योंकि जब माइंड इतना फोकस हो जाता है, बॉडी भी हमारा उतना ज्यादा टेंस होता है, तो मसल्स का जो काम है या बॉडी का जो काम है, वो भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ता है। चीज आप वही कर रहे हो जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, लेकिन क्योंकि फोकस ज्यादा है और माइंड इतना इंटेंस काम कर रहा है, तो माइंड के साथ साथ बॉडी ऑल्सो वर्किंग दैट इंटेंसली। तो इसलिए बॉडी एंड माइंड बोथ, दोनों ही थक जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंड, इट्स अबाउट बोथ, बॉडी एंड माइंड बोथ। थैंक यू मैम। मैम मैं जय हिंद मैम, गुड मुझे एक इवनिंग मैम। क्वेश्चन करना है। हाँ जय मैम हिंद बोलिए मैम। बोलिए। क्वेश्चन पे कुछ मैम एक्सप्लेन मेरा कर ये सकता हूँ क्या? क्वेश्चन है कि मैथ लेट मैम लेट जब लेट देम फिनिश, अभी रुको। मैम ये जो क्वेश्चन चल रहा था, इस पे कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? सेम को मेरा एक शूटर के साथ ऐसा हो रहा था, तो ओके, उसको मैंने दो तरीके से ठीक किया था। कुछ मैं बता सकता हूँ क्या, आप हाँ बोलेंगे तो? बोलिए। मैम मेरा शूटर के साथ सेम प्रॉब्लम हो रहा था। 10 शॉट के बाद उसका पैर में काफी पेन हो रहा था, उसका पोजीशन शिफ्ट होने लगती थी। जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन अगर 3 घंटे बोल दो ट्राई करने के लिए, तो 3 घंटा कंटिन्यूअस खड़ा रहता था। हम्म, बट वो क्या करता था, मैच में क्या करता था, पूरा बॉडी को जो घुटना होता जरूरत से ज्यादा टाइट करता था। हम्म, और वो मैच में प्रैक्टिस में कम करता था, और मैच में खुद को ज्यादा बॉडी को अकड़ता था, जिस वजह से उसकी राइफल शिफ्ट होती थी, दूसरी तरफ ग्रुप शिफ्ट होता था, वो जबरदस्ती खींच के मारता था। ठीक है सही मैम। बात। और दूसरी एक और गलती उसका मैंने पकड़ा था, जो शूज के अंदर जो पतली सी जीबी होती है, जो हम्म, लगी होती है, वो भी काफी दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो दब जाती है, वो खराब हो जाती है, जिसके कारण काफी एड़ी में वो नीचे सोल में भाई आप टकराती है। पूछ लेना, बता रहे हो भाई यार, हमें पूछ लेने दो फिर, इससे अच्छा। मैम मुझे भी एक हाँ क्वेश्चन जी करना है ठीक प्लीज है। मैम। मैं कोई नहीं, सुनो, ये पर्सनल क्वेश्चन बाद में पूछना, ऐसा पूछो जिसमें सबको आज के टॉपिक से रिलेटेड हो। नहीं ये ठीक है, मैम वो मैं एक क्वेश्चन एक मिनट मैं बात मैम करूं। ने ना थोड़ा बोला था, एक कैन बैरल आई के ऊपर टॉक? बोला था। प्लीज 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 मैं बात करूं एक बार। वो जो ओके कह रहे ओके हैं वो ओके सही ओके कह मैम, रहे आप हैं, पूछ लो। हाँ सुनिए। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो जैसे ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, हर शूटर, वही मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप प्रैक्टिस से मैच में क्या अलग हो रहा है,
वो आपको देखना है। एक, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम है, कल कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो आप अपना जब भी मैच में जाओ, माइंड ओपन करके आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं प्रैक्टिस इस तरीके से करता हूँ, अभी मैच में मेरा क्या क्या चेंज हो रहा है, उसके ऊपर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस में काम करोगे तो आपका अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस और मैच एक जैसे होने लगेगा। ठीक है पूजा जी, आप पूछिए सवाल। मैम जैसे जब हम लोग मैच करते हैं तो हम्म। प्रैक्टिस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, और मैच जब करती हूँ तो कंटिन्यू 10-10-10-10 जा रहा है। तो फिर जब 10-10-10-10 कंटिन्यू जाते तो दिमाग में अलग अलग थिंकिंग आने लगती है। मैम उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए? एक तो इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया पहले सवाल में, ठीक है। जी मैम। ओके, तो उस तरीके से आपको एक तो पॉजिटिव, जब आप इन चीजों के बारे में, आपको एक सेल्फ टॉक अपने आप डेवलप करना है कि उस वक्त अपने आप को आप कैसे समझाओगे। ओके, और वो भी एक इट्स पार्ट ऑफ योर टेक्निक। जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, मेंटल ट्रेनिंग करते हैं या टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, ट्रिगर कैसे चलाना है, कैसे साइड देखनी है, वैसे ही ये सेल्फ टॉक, डेवलपिंग सेल्फ टॉक, उसका भी टेक्निक है। वो आप अपने आप को कैसे कन्विंस करना है, एंड दिस यू हैव टू डू एवरी टाइम। मतलब मैच में यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या, आप खुद को क्या बताते हो, तो आप खुद कन्विंस हो जाते हैं और आपकी बात आप खुद मान सकते हो। तो इट्स अ डेवलपिंग सेल्फ टॉक, वो उसका भी एक अलग तरीका है जिससे आप ये कर सकते हो। जनरली कोचेस हेल्प कर सकते हैं इसमें, बट पहले जब कोच आपको बताता है ये करना है, और धीरे धीरे जैसे पहली बार आपने एक बार बताया, दो बार बताया, देन शूटर को पता है कि ये चीजें सोचने से फिर धीरे धीरे वही चीज जो आप शूटर को बोल रहे हैं, वही चीज शूटर का सेल्फ टॉक बन जाता है। तो मैम ये बहुत एक्चुअली जरूरी है। मैं सेल्फ करती हूँ मैम, किसी के अंडर में नहीं करती हूँ। फिर भी लेकिन आप अपने आप को समझा तो सकते हो, इतनी सारी हम जी मैम। पढ़ते हैं। हाँ, आपको तो अभी उस वक्त शायद आप वो ये ना कर पाओ, लेकिन अभी बाद में जब मैच खत्म होने के बाद, अभी जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, जी तो मैम। हमें सभी को पता है कि सही चीज क्या है, सिर्फ उस वक्त याद नहीं आती। तो वो उस वक्त याद आए इसलिए उसको पहले रट्टा मार के रखना पड़ेगा ना। तो आप जब जी ट्रेनिंग मैम। करते हो तो आपको अपने आप से इस तरीके से बात करनी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जैसे प्रैक्टिस, जो जितना कॉन्शियसली हम मैच खेलते हैं उतना ही कॉन्शियसनेस के साथ आपको ट्रेनिंग करोगे तो ये सारी चीजें वहां पे हैंडल हो जाती है, एंड देन उसकी आदत लग जाती है जो आपको मैच के टाइम काम आती है। ओके मैम। मैम वन नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन प्लीज। बोलिए। नेक्स्ट Ma'am, long barrel gives more power, हम्म but what is the maximum and minimum size of barrel? मैडम आपने बताया कि बैरल एक्सटेंशन भी होता है, तो एयर राइफल के अंदर मैडम कितना एक्सटेंशन कर सकते हैं और नहीं, मिनिमम कितना आता है? देखिए दो चीजें हैं। एयर राइफल में, एयर राइफल का जो बैरल का लेंथ है वो फिक्स होता है। ओके, जितना मैक्सिमम है उतना ही होता है। बैरल एक्सटेंशन, उसको बैरल एक्सटेंशन कहते हैं, बट इट एक्चुअली डजंट एक्सटेंड बैरल। वो सिर्फ एक ट्यूब है जो आगे लगता है, उसके अंदर मजल नहीं है। अगर आप उसको देखोगे एक्सटेंशन को, इट्स जस्ट अ ट्यूब। आपका बैरल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ओके, इवन 2.22 बैरल में भी जो बैरल एक्सटेंशन लगता है, इट ओनली एक्सटेंड्स योर साइट। ये वो एक ट्यूब है, उसके अंदर कोई मजल नहीं है। तो उसमें कोई वो मजल नहीं होने की वजह से उसका एक्चुअली इट्स नॉट अ बैरल, इट इज जस्ट अ ट्यूब टू साइलेंसर टाइप होता है we वो। call it barrel extension, लेकिन it is not barrel extension, it is actually sight extension। आप सिर्फ अपना फोर साइट आगे कर सकते हो, बट मजल आपका पहले ही खत्म है। जहां पे बैरल आपका जो ओरिजिनल बैरल है बस वही है। बैरल एक्सटेंशन इज एक्चुअली नॉट अ बैरल एक्सटेंशन, इट इज साइट एक्सटेंशन। वही कंफ्यूजन था मैडम, थैंक यू। हाँ ठीक है। हेलो हाँ जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैकेनिज्म के बारे में। हाँ जी। काफी शूटर्स बोलते हैं कि उनका 200 पे काफी अच्छे शॉट्स जाते हैं, और उसी सेम वेपन पे अदर शूटर्स कहते हैं कि 150 के बाद हमारे शॉट्स थोड़े वर्टिकल आने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैकेनिज्म में जब एयर कंप्रेस हो रहा है तो वो हर बार इक्वल बार हो रहा है ना, उसका क्या इससे कोई इफेक्ट आता है? नहीं आता है। एक थोड़ा ऐसा हो जाता है
कि जैसे 150 से नीचे 100 से नीचे जब चला जाता है, एक्चुअली एक पेलेट रिलीज करने के लिए आपको वो जो हम कंप्रेस्ड एयर हम जब लोड करते हैं, तो जो कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर है उसके अंदर जो प्रेशर है वो 200 बार या 150 बार अपने भरा हुआ है। तो जब हम वो जो चेम्बर है जिसमें वो कंप्रेस्ड एयर एक शॉट के लिए आता है, उसमें 70 बार का सिर्फ आता है। 70 बार का उस कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर, मतलब एक पेलेट को बाहर फेंकने वाला जो फेंकने के लिए जो जरूरी प्रेशर है वो 70 बार का होता है। सो एक्चुअली लॉजिकली 70 बार तक आपके पेलेट्स सही जाते हैं, लेकिन क्या होता है 100 से नीचे जब आता है तो हर बार 100 से नीचे एक दो शॉट में फिर वो जो प्रेशर है, अपना सिलेंडर तो बड़ा है, उसमें से जैसे एयर कंप्रेस्ड एयर थोड़ा थोड़ा हम निकालते हैं तो उससे अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे गिरता रहता है। तो 100 के बाद जब हम और डालने लगते हैं तब सिलेंडर में 70 बार के नीचे वो हो जाता है, मतलब 100 के बाद वो बहुत रैपिडली ड्रॉप होता है प्रेशर। सो इसलिए 100 के बाद आपको एयर भरना चाहिए। और 150 और 200 में ये मेरे हिसाब से इट्स मोर साइकोलॉजिकल। कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा, आई डोंट थिंक कि आप 200 भी भरो या 300। पहले तो वॉल्थर का जो सिलेंडर आता था, आप 300 बार तक भर सकते थे उसमें। सो आप 300 भरो, 150 भरो या कुछ भी भरो, वो अपने मतलब एक पैलेट के लिए 70 बार ही यूज होते हैं। सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ मैम जो मेरा जब 100 से नीचे चला जाता है तो वो अपने आप वो 70 बार पे भी असर होने लगता है, इसलिए फिर वो हैफेजार्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको अराउंड 120 के आसपास आपको रिफिल कर देना चाहिए सिलेंडर। ओके, मैम थैंक यू बैरल मैम। के अंदर आपने बताए थे ग्रुप्स, तो ग्रुप्स क्या होते हैं बैरल के अंदर जो बता रहे थे आप? वो मैंने नोट कर लिए थे लेकिन समझ में नहीं आया था। ग्रूव बैरल, आप किसी का राइफल है तो लाइट के अगेंस्ट ऐसे एक तरफ से आप देखो तो उसके अंदर ऐसे ग्रूव थ्रेडिंग ग्रूव मतलब क्या कहते हैं, थ्रेडिंग 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 बोल सकते हो। थ्रेडिंग नहीं है एक्चुअली, वो रिंग टाइप का ग्रूविंग होता ही है, क्योंकि है उसमें जैसे मैम खांचे मैम हाँ हाँ जी मैम जो बोलो। आई रिंग टाइप एक्सप्लेन होते हैं सर आई बैरल के एक्सप्लेन अंदर, वही बोल रहे हो ना मैम? रिंग टाइप्स होते हैं वो बैरल के अंदर जो। हाँ जो रिंग्स मैम होते हैं, मैम बट रिंग मैम नहीं होता, ये स्पाइरल होता है पूरा। रिंग नहीं होता तो मैम, रिंग टाइप होते हैं ना वो। रिंग टाइप ही होता सर है, लेकिन वो स्पाइरल होता है। क्या रिवॉल्वरिंग। होता है जब सॉरी मैम डिस्टर्ब सॉरी मैम आई एक्सप्लेन मैम दिस पॉइंट मैम मैं टेक्निकली उसका कोर्स कर चुका हूँ मैम। एक्चुअली लैंड और ग्रूज दो होता है बैरल के अंदर में। लैंड कटाव वाला हिस्सा, जिसको घुमावदार कटाव वाला हिस्सा होता है, उसे ग्रूज बोला जाता है। और दो ग्रूज के बीच में जो उभरा भाग होता है उसे लैंड बोला जाता है मैम। ओके जिससे स्टेबिलिटी ऑफ बुलेट्स, यानी बुलेट्स को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि परिवलन और परिवल यानी जिसको अपन बोलते हैं कि पृथ्वी अपने पीछे भी घूमती है और वो सूरज के तरफ भी घूमती है। दो पार्ट होते हैं। बुलेट जो है वो खुद की घुमाव भी बनाती है और ग्रूज का भी घुमाव बनाती है, जो स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी जिसको देने के लिए ये टेक्निकल ये है मैम उसके अंदर में टर्म्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सो मैम। थैंक यू वो जो ग्रूव्स होते हैं उससे बुलेट ऐसे गोल गोल घूम के बैरल से निकलती है। तो जब वो गोल घूमती है, सो एक पॉइंट के अराउंड जब घूमती है तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको एक तो एक फोर्स मिलता है और वो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा अच्छे से जाती है। ओके, थैंक यू मैम। तो इसलिए थैंक वो यू। ग्रूव्स बने होते हैं। आप एयर राइफल में भी बने होते हैं, 2.22 बैरल में ही बने होते हैं, तो आप वो देख मैम सकते हैं। एक सुबह आप बता रहे हैं जो विंड फायर होता है मैम, विंड हाँ विंड का फर्क पड़ता है फायर के ऊपर। हाँ अगर जी। राइट साइड को मतलब हवा चल रही है तो कहाँ पे जाएगा मैम शॉट? तो उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं मैम? क्लिक्स कहाँ पे देनी चाहिए? देखिए, 2-3 तरीके होते हैं विंड गेजिंग के, और इसके बारे में वैसे हम लास्ट डे पे बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ निकला है
तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं कि अगर लेफ्ट से राइट विंड है तो नेचुरली वो राइट को पुश करेगा बुलेट को। तो उसके 2-3 तरीके हैं उसको करने के। कई बार ऑफ एमिंग करते हैं, क्लिकिंग, एक तो क्लिक देते हैं। अगर लगातार एक तरफ विंड है तो आप दूसरे तरफ आप ग्रुप ही थोड़ा सा लेफ्ट में पुश करो, ताकि विंड से आपके बुलेट राइट में जाएंगे तो वो सेंटर में आएंगे। वो एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है विंड गेजिंग, मतलब ऑफ एमिंग, कि आप क्लिक नहीं देते हो, आप थोड़ा सा एम ही ऑफ करते हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में आप ऑफ एम करके चलाते हो। लेकिन ये दोनों ही करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। सो द बेस्ट तरीका जो है बिगिनर्स के साथ, सबसे पहले तो आप ये सीखो कि विंड में जब आप शूट कर रहे हो तो आपका बॉडी रिएक्ट ना करे, क्योंकि विंड का बुलेट के ऊपर जो असर है, उससे जो डिफ्लेक्ट होता है बुलेट, उससे ज्यादा असर आप जब बॉडी रिएक्ट करती है विंड को, तब आपका शॉट ज्यादा दूर जाता है, क्योंकि हम उस विंड के हिसाब से बॉडी टाइट कर लेते हैं, उसको बॉडी को रोकने की कोशिश करते हैं, और जब चलाते हैं वो वही टेंस मसल रिएक्ट करके उस शॉट को बहुत ज्यादा दूर लेके जाता है। तो सबसे पहले चीज जो शूटर को करनी है कि विंड है या नहीं है, आपका पोस्चर आपको मेंटेन करना है, और आपको शांति से पेशेंटली आपको वेट करना है जब तक आपकी हिसाब का विंड नहीं आता। और ये क्लिकिंग और ऑफ एमिंग, ये इसके नेक्स्ट एक्सपर्टीज के स्टेप्स है। तो पहले तो आपको ये करना है कि जैसे स्टैंडिंग में आप खड़े हो तो विंड के साथ विंड आपको पुश कर रहा है, तो हम उसको पोजीशन मेंटेन करने के लिए उसको रोक के खड़े हो जाते हैं, बट उसमें एक्स्ट्रा मसल्स यूज होते हैं, और इसलिए जब आप शॉट चलाते हैं आपको लगता है मैंने सही होल्ड करके चलाया, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा मसल यूज हो रहे हैं, जब आप शॉट चलाते हैं वो एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा टेंशन है तो एक्स्ट्रा जंप करेगा बैरल या एक्स्ट्रा रिएक्ट करेगा बॉडी, और वो शॉट बहुत दूर चला जाता है। उसमें इसलिए सबसे आसान तरीका विंड हैंडल करने का ये है कि सबसे आप जिस विंड में आपने जीरो किया है पहला साइटर्स, तो उस विंड के लिए रोको, उसके अपोजिट कोई भी विंड आएगा तो उसमें शॉट नहीं चलाना है, पेशेंटली रुकना है। मैम एक क्वेश्चन है कि जब प्रोन पोजीशन में हम फायरिंग करते हैं तो हाथ सो जाता है, जो लेफ्ट हैंड है वो सो जाता है, तो मतलब ऐसा क्यों होता है, कहाँ दिक्कत होती है? सारे 100% सारे शूटर का लेफ्ट हैंड सो जाता है, कितना भी एक्सपर्ट हो वो सो ही जाता है, बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि आप एक तो यहाँ पे स्लिंग बांधा हुआ है, यहाँ से आपने खींचा हुआ है और इतना वजन है उसके ऊपर, तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हाथ सो जाता है। मैम उस हाथ टाइम सो पर जाना हाथ का सो जाना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आप देखोगे कि कई बार वो जो सुन हाथ है, अगर आप सुन हाथ की अगर जगह पे उसी जगह पे हो तो उसमें आप अगर चलाओ तो वो शॉट एक जगह जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हिलता ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो हाथ थक के वो गिरने लग जाए, लेकिन क्योंकि सुन है आपको वो फील ही नहीं हो रहा है कि ये गिर रहा है, तब दिक्कत होती है। मैम जो वो विंड, करो कंटिन्यू करो मैम, कंटिन्यू। हाँ मेरे तरफ से तो हो गया ना मैम। वो मैं ये पूछ रहा था मैम, ऐसा कुछ है उसमें विंड फायर में, अगर लेफ्ट साइड को विंड चलती है और हमने पहले जीरोइंग कर रखा है लेकिन विंड चल गई लेफ्ट साइड को, तो 11 बजे की लाइन में अपना शॉट जाएगा, और राइट विंड चल गई तो 4 बजे की लाइन में अपना शॉट जाएगा, ऐसा कुछ है मैम उसमें? हाँ या वैसे ही फिर चलेगा ना, क्योंकि विंड कभी बहुत मुश्किल से ऐसे जाती है, क्योंकि यहाँ दीवार है, वो ऐसे आएगी ऊपर से जैसे आती है, और ऐसे जहां भी ओपनिंग, देखिए विंड का जो फ्लो है उसको जहां उसकी जगह है, जहां ओपनिंग्स है, उस हिसाब से विंड का फ्लो होता है। जैसे हम एक रेंज पे गए थे चाइना में, तो उसमें पीछे के जहाँ स्पेक्टेटर गैलरी थी उसके पीछे बहुत सारे वेंटिलेटर्स लगे थे, क्योंकि ऑफिसेस थे और कॉरिडोर था, तो सारी विंड सामने से आके शूटर के ऊपर से ऐसे आके पीछे जा रही थी। तो मोस्टली
रेंजेस पे ऐसा नहीं होता, एक साइड में 2 दरवाजे होते हैं, तो कई बार वो जनरली जो उस जगह का फ्लो है, तो लेफ्ट से आके वो राइट में अगर दीवार है, दरवाजा है, तो वहां से वो बाहर चली जाती है वेट। तो मोस्टली ये जब लेफ्ट से राइट चलती है तो आपको 11 o'clock 4 o'clock ऐसे ग्रुप मिलता है। जब लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट आती है तब आपको ऐसे ग्रुप मिलेंगे, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। बट जिस डायरेक्शन में विंड है आपका ग्रुपिंग भी उसी डायरेक्शन में होगा। बस ठीक है, थैंक यू मैम। ये इसीलिए कंफर्म किया था क्योंकि आपने इंडिया टीम के ही थे 2 शूटर, उन्होंने मेरे को ये बताया था मैम, हाँ मेरे जी, लीग्स थे मैम। हेलो हाँ बोलिए। मैम, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में स्टार्टिंग में जब हम पोजीशन लेते हैं तो वेस्ट को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, हाँ जी, कुछ टाइम के बाद वो वेस्ट ना एंगुलरली थोड़ा सा मूव कर जाती है क्लॉकवाइज, थोड़ा सा जैसे जैसे वेट उस पर लेफ्ट लेग पर बढ़ता जाता है तो वो वेस्ट थोड़ा सा मूव कर जाती है, उससे फिर पेल्विस पोजीशन भी चेंज होने लगती है। हम देखिए अभी कल और परसों हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। ओके। तो So, आप ये सवाल आप पहले लेट मी एक्सप्लेन द पोजीशन, फिर उसके बाद आप मुझे ये पूछना सवाल, ठीक है? मैम चीक पीस के ऊपर जब हम लोग प्रेशर रखते हैं लाइक, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, प्रेशर चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, जिससे क्या है लेफ्ट जो 10 o'clock है वो गैप थोड़ा कम हो जाता है, उसका रीजन चीक पीस का प्रेशर ही होता है क्या? यस, चीक पीस का प्रेशर ऐसा है कि आपका बॉडी तो वही है, ठीक है? अगर आपका ये जो प्रेशर है वो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका चीक का पोजीशन ही है, उसका जो बेसिक सेटिंग है वो ठीक नहीं है। सो पहले तो आपको कई बार आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, कभी आप कम दे रहे हो, और उस हिसाब से आपने किसी एक जगह पे उसको सेट कर रखा है। तो अगर वो ऐसी जगह पे सेट है जहाँ पे आपको बार बार आपका हेड पोजीशन नेचुरली नहीं आ रहा है, तो ये प्रेशर कम ज्यादा होगा और उससे आपका साइड पिक्चर तो कटेगी कटेगी। इसलिए चीक चीक जब आप एक्चुअली चीक सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से आपका जो बैक साइड और फोर साइड का बेसिक अलाइनमेंट है वो उसी से डिसाइड होता है। तो इसलिए बहुत सिंपल है उसको सेट करना। आप आग बंद करके 3-4 बार पोजीशन ले लो और खोल के देखो कि आपका बैक साइड फोर साइड का अलाइनमेंट कहाँ है, और उस हिसाब से देन यू नीड टू सेट योर चीक पीस, ताकि आपका बैक साइड और फोर साइड सही सेंटर में आए। और ये 3-4 बार चेक करना है आपको, तभी आपको सही चीक का पोजीशन आपका सही होगा और बार बार सेम प्रेशर आएगा। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोले। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी कंपटीशन आने वाला है, एयर का हो या .22 का हो, तो एक मैच प्रिपरेशन कैसे करेंगे मैम, अगर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए तो। ओके, एक तो मैच प्रिपरेशन जैसे अलग से आप हमें नहीं करना है, एक पूरा एक प्रोग्राम होता है। जैसे चलो अभी जैसे आज एनआरआई ने ट्रायल्स अनाउंस कर दिए, ठीक है, यूजुअली 1 महीना पहले अनाउंस होता है, या अभी तो कैलेंडर पब्लिश किया हुआ है। सो यू नो कि ये कॉम्पिटिशन है, उसमें से आपको कौन से खेलने हैं, और वो जो भी कंपटीशन खेलने हैं उसके लिए आपके पास अभी प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम है। हो सकता है आपके पास 1.5 महीना हो, या अभी आप अभी अगले नेशनल के लिए ही रेडी हो रहे हैं, तो आपके पास एक पूरा साल है। तो देन वो साल को हम डिवाइड करते हैं बैच में। तो उसका लास्ट आता है कंपटीशन प्रिपरेशन, दैट इज वेरी क्लोज टू नेशनल। फिर से अभी 1 महीने में ट्रायल है, ट्रायल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 1 महीना है। सो 1 महीने के आप जैसे 3 हिस्से करते हो, एक है बेसिक प्रिपरेशन, उसके बाद कंपटीशन प्रिपरेशन, और जो तीसरा हिस्सा है जो बहुत ज्यादा क्लोज है कंपटीशन के, उसमें आपको यूजुअली जो मैंने देखा है कि फिर शूटर्स उस दौरान बहुत कई लोग हैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा मैचेस करते हैं, बट वो जो आखिरी हिस्सा है, से अ वीक बिफोर आपके किसी इम्पोर्टेंट कंपटीशन के 1 हफ्ता पहले, वो जो है वो मेंटेनेंस फेज है। आपको सब कुछ स्लो डाउन करना है कि ताकि आप ओवर
ओवरबर्न मतलब बर्न आउट ना हो जाए। जैसे मैंने तभी पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम कंपटीशन में बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस की वजह से अब बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो आपको अपना एनर्जी उस कंपटीशन के लिए रिजर्व अगर रखना है, तो आपकी जो डेली की ट्रेनिंग है, अगर दिन में आप 3 घंटे नॉर्मली 3 या 4 घंटे करते हो, तो कंपटीशन का जो लास्ट फेज है उसमें सिर्फ मेंटेनेंस रखना है कि आप बस आओ, थोड़ा 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग करो, बंद करो, चले जाओ। एंड वेरी क्लोज टू, जैसे पीईटी हुआ, उसमें बस 20-25 शॉट मारो, बंद करो। सो द क्लोजर यू गो टू द कंपटीशन, आपको मेंटेनेंस फेज में आना है। और कंपटीशन के लिए एक्चुअली प्रिपरेशन जो होता है वो उस 1 हफ्ते से पहले होता है। जब आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपने देख लिया, फिर आपके पास से मे बी सारे मिला के 15 दिन है, तो 15 में से लास्ट 5 आपने रख दिए ये मेंटेनेंस फेज के लिए। तो बीच के जो 10 दिन है उसके अंदर आप, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग की क्वालिटी आपको बढ़ानी है, नॉट क्वांटिटी। कि आप अपने आप को कोई एक्सरसाइज दो, टारगेट दो, गोल ओरिएंटेड शूटिंग होनी चाहिए कि चलो 53 का कार्ड मारना है, डेसिमल स्कोरिंग में अगर राइफल शूटर हो 53 का कार्ड मारना है, या ये पूरा सीरीज मुझे 105 के नीचे एक भी नहीं लगना चाहिए, या 3 सीरीज में एटलीस्ट कम से कम 2 मेरे इतने लगे। आप अपने लिए आप अलग से एक रियलिस्टिक गोल, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा, ताकि आप कॉन्शियस होके चलाओ। जो मैं तभी भी कह रही थी कि थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ा के चलाना है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ी एंजाइटी होने से या ज्यादा फोकस करने से आपको क्या क्या फर्क आता है आपके बॉडी में बोलो, या आपके प्रोसेस में जो आप चला रहे हो उसमें आप क्या फर्क आ रहा है। और फिर उस हिसाब से अगर आप काम करोगे, तो जब मैच में आप कॉन्शियसली चला रहे हो तो उसकी आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हो, थोड़े रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में, बट आप कर चुके हो, तो वो वहां पे काम आएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड और इवनिंग मैम। उसमें आप, हाँ एक चीज उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये जो कंपटीशन प्रिपरेशन फेज है, मतलब मेंटेनेंस फेज के पहले वाला जो फेज है, उसमें फिर आप अपने साथ में जो कलीग्स हैं उनके साथ वन ऑन वन कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने आप को थोड़ा थोड़ा कंपटीशन जोन में लाने के लिए ये पर्टिकुलर फेज आप यूज कर सकते हैं। और पहले उसके साथ 5 बच्चों ने हाथ फैमिली खड़े मैच किए भी हैं। कर सकता हूँ क्या? हाँ, एक मिनट, उसमें उस कंपटीशन फेज में आप मैच कर सकते हो, लेकिन जैसे क्लोज टू द कंपटीशन में आपको मैचेस वगैरह नहीं करना चाहिए। उसमें बस अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, और बस यू स्टे इन टच विथ योर शूटिंग। आई थिंक कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ, एक एक हाँ करके क्वेश्चन हाँ जी, पूछो। पूछिए मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ ये मजल्स और कैलिबर में क्या अंतर होता है? मजल्स और कैलिबर कैलिबर का बेसिक, ये कैलिबर इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब है कि आपकी क्षमता। ओके, और मजल बैरल का जो अंदरूनी पार्ट होता है, जो होल है ना, ये ऐसे पूरा होल है। ओके, ये पूरा बैरल है ऐसे, तो उसका जो अंदर का पार्ट है उसको मजल कहते हैं। बोर और कैलिबर, बोर बोलते हैं। बोर और कैलिबर सेम। ओके, बोर और कैलिबर सेम होता है, बट मजल जो होता है उस पार्ट को मजल कहते हैं। पूरा बैरल का जो अंदर का जो पार्ट है उसको मजल कहते हैं। मजल का जो अंदर ये जो डायमीटर है, मजल का डायमीटर है, उसको हम बोर या कैलिबर कहते हैं। ओके, जिसमें 12 बोर, 0.22 बोर, 0.177 बोर। मजल को मजल उस चीज का नाम है, और बोर है वो मजल का साइज है। बोर या कैलिबर जिसको कहते हैं वो मजल का साइज है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हेलो मैम। हाँ, एयर राइफल में जो फोर साइट होता है, फोर साइट बेसिक लेवल में क्या साइज होना चाहिए अंदर का रिंग का, और एडवांस में क्या होना चाहिए? सी एडवांस और बेसिक ऐसा कुछ नहीं रहता वहाँ। उसका आइडियली साइज यूजुअली 3.8 to 4, अगर बैरल एक्सटेंडेड नहीं है
तो उसका साइज जो होता है वो 3.8 से 4.2 के बीच में होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन शूटर्स कंफर्ट। मतलब हर एक की विजिबिलिटी विजन का जो क्या विजिबिलिटी जो है अलग अलग है, हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो किसी का आई साइट बहुत शार्प है, किसी का नहीं है। और फिर वो जो साइज है, बेसिकली हम इसके बारे में भी आगे के इसमें बात करेंगे। आगे हमारे जब आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे पे साइड पिक्चर के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगी। लेकिन उसका साइज विजन विजन यूजुअली ही है, 3.8 ऑलमोस्ट टू विजन ही 4.2 पे यूजुअली रहता है। और है। लाइट ये भी लाइट है, ज्यादा लाइट है। और एडवांस और हाँ, और एडवांस और इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सेम साइज एडवांस शूटर भी यूज कर सकता है और न्यू बिगिनर भी उसी साइज पे चला सकता है। ये एयर राइफल का बताया ना मैम आपने 3.8 से एयर फाइल 4.2। नहीं, 2.2 में भी यही चलता है। सी बेसिकली कैसा है कि मैं इसको उस दिन एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो उसके साथ ओके साथ ओके मैं मैम। एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। और कोई आज के रिलेशन में पूछिए, आज के टॉपिक के हिसाब से मैम क्वेश्चन मेरे आपको हाँ लेकर जी, आए। बोलिए। हेलो। बोलो। हाँ पूजा। यस मैम, मुझे थोड़ा सा फिल्टर के बारे में जानना था। आज आपने मॉर्निंग सेशन पे बोला कि फिल्टर जैसे कि 50 मीटर में मतलब वेदर के हिसाब से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं, राइट? सो 10 मीटर में इसका क्या यूजेस है मैम? सी 10 मीटर्स पे ऐसा है कि 10 मीटर जैसे 50 मीटर के फिल्टर में कलर्स होते हैं, अपर्चर साइज होता है और एक पोलराइजर भी होता है। सो 10 मीटर्स में वी डोंट नीड पोलराइजर। ओके, पोलराइजर जो है होता है वो बेसिकली मिराज जो दिखता है ना, अब हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं और गर्मी से जब हम वो मॉइस्चर और उस वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उससे हमें ऐसी ऐसी इमेज, आगे वाली गाड़ी ऐसे ऐसे दिखती है कई बार। सो ये इमेज कई बार रेंजेस में जहाँ बहुत ब्राइट लाइट है या बहुत बहुत गर्मी में कई बार ये दिखता है इमेज, तो उसको काटने के लिए पोलराइजर यूज करते हैं। तो एयर राइफल में यू डोंट नीड पोलराइजर। लेकिन कई बार आप देखोगे कि अलग अलग रेंजेस पे अलग अलग लाइटिंग होती है। तो आप जिस रेंज पे ट्रेनिंग कर रहे हो उससे दूसरी रेंज पे जाके जब आपको वो लाइट के साथ एडजस्ट करना होता है, तब ये कलर फिल्टर बहुत काम आता है। कि अगर आपके रेंज पे जो लाइटिंग है उससे अलग अगर वो वहां पर है, या इवन आप डेली भी कोई चला रहा है, आपके रेंज पे जो भी लाइटिंग है जरूरी नहीं कि हर शूटर को वो सूट करे। सो डेली बेसिस पे भी आप यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स ऑफ फिल्टर, क्योंकि हर कलर का कंट्रास्ट मतलब जैसे लाल कलर काले पे काले सॉरी येलो कलर जब ब्लैक और व्हाइट पे उसका जो असर है वो व्हाइट को और ब्राइट कर देता है येलो कलर, और ब्लैक को और ब्लैक कर देता है। सो जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो हम येलो फिल्टर लगाते हैं ताकि कंट्रास्ट और बढ़ जाए। लेकिन वही जब हम लाइट ग्रे लगाते हैं तो वो काले को तो वैसे ही रखता है, उसमें तो कुछ फर्क नहीं आता, बट उसका जो बाकी का जो ब्राइट पार्ट है उसको डल कर देता है, तो कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तो इस तरीके से हर हर कलर का अपना अपना एबिलिटी है। तो आपको वो ही कलर आपकी आंखों के लिए, आपकी विजन के लिए कौन सा सूट करता है कलर, जिससे आप आराम से साइड पिक्चर देखो और आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना आए। तो इस तरीके से आप इवन 10 मीटर्स पे इसीलिए एक्चुअली वो हम यूज करते हैं कलर फिल्टर। और इवन अपर्चर कई बार शूटर्स ये यूज करते हैं शूटिंग ग्लासेस। तो आपका जब बैक साइड है आंखों से दूर चला जाता है, तो फिर साइड पिक्चर बैक साइड फिर जो नॉर्मल होल है वो बहुत दूर हो जाता है, तो फिर आपको ठीक से दिखता नहीं है। देन यू कैन यूज, अगर फिल्टर है आपके पास, यू कैन इंक्रीज द अपर्चर साइज एंड यूज इट, आपका सही साइड पिक्चर लाने के लिए वो हेल्प करता है। तो एयर राइफल में मेनली कलर फिल्टर और वो अपर्चर साइज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है।
ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ पे हम चीक रखते हैं और बैक साइड होती है अपनी, उससे कितने इंचेस का वो होना चाहिए मैम, या कितना? देखिए जितना पास हो साइट उतना बेटर है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका साइड पिक्चर आपको कैसे अच्छा लगता है। जैसे बैक साइड अगर बहुत छोटा हो गया तो भी आप आगे का ठीक से नहीं देख सकते, और अगर बैक साइड इज टू क्लोज, अगर ये अपर्चर बहुत बड़ा हो गया तो भी आपको साइड पिक्चर ब्लर हो जाता है आपका। सो इट डिपेंड्स ऑन आपको कहाँ पे अच्छी, जितना क्लोज है उतना आप वो जो बैक साइड का जो डार्कनेस है वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर, मतलब वो क्लियर हो जाता है। नहीं तो अगर दूर रखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड विजन हो जाता है। इसलिए जितना पास रखो अच्छा है, बट पास रखने में भी इतना पास नहीं होना चाहिए कि आपको आगे का ब्लर दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि ये अगर होल ज्यादा क्लोज हो जाता है तो आपको ब्लर दिखने लगता है। तो ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका साइड पिक्चर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो वो हर शूटर का अगेन अलग अलग है, कोई किसी का सर एकदम सीधा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, तो दैट डिपेंड्स। और फिर किस सबका जो फेशियल हमारा कैसे स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हर शूटर का वो अलग अलग है। क्लोजर जितना क्लोज कर रख सकते हो बैक साइड उतना बेटर है, बट प्रोवाइडेड आपको साइड पिक्चर क्लियर दिखे। मैम इसी में मैम, हाँ बोलिए। मैम इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि मैम इससे आगे नहीं और ऐसे नहीं करके? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ यू कैन नॉट टच फॉर बैक साइड, आपकी बॉडी को कहीं टच नहीं करनी चाहिए, बस दैट्स द ओनली रूल। ऐसा कोई रूल आपकी नहीं कोई है। कैप या उसका हेड का कोई भी पार्ट उस पर टच नहीं करना चाहिए बैक हाँ साइड। जी, जी मैम वही मैं पूछना चाह रहा था। बस वही रूल है, और कोई ऐसे प्रिस्क्राइब रूल नहीं है। मैम हाँ मैम जी। एक शूटिंग जैकेट यस। जैकेट जो है वो कितने साल में चेंज करना चाहिए, जैकेट और ट्राउजर एक शूटर को? देखिए इट डिपेंड कि उसका वो ये तो बहुत इसका सवाल पूछा। सी अब अगर आप वैसे तो अगेन जैसे स्टिफनेस है, कुछ मटेरियल्स, इट डिपेंड्स ऑन जैकेट का जो मटेरियल है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कोई मटेरियल्स होते हैं कि वो बहुत साल एक वैसे ही रहते हैं, उसका स्टिफनेस बिगड़ता नहीं है। बट कई बार वो यूज कर करके और अलग अलग वेदर, जैसे हमारे देश में से दिल्ली ही देखो तो बहुत ठंड भी है और बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, और हाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक दो एकदम साल में एक्सट्रीम। ज्यादा खराब होने लगा। नहीं, उसमें दो चीजें हैं। अभी करंटली जो जैकेट्स आप यूज करते हो, अगर स्टिफ है जैकेट, ओके, और अगर आपका जैकेट उतारने के बाद वो दोबारा अपना शेप, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप पे अगर जाता है तो वो जैकेट बहुत स्टिफ होता है, आप पहनते हो तो उसमें फिर, और उसका इट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑल्सो। तो जब आप पहनते हो तो वो जो आप शेप लेते हो तो बॉडी के शेप के हिसाब से वो मुड़ जाता है, और स्टिफ होने की वजह से वो वापस अपनी शेप में नहीं आता, वो वैसे ही रह जाता है ना। उसमें आप देखना ट्राउजर में भी वो फोल्ड जो पड़े होते हैं वो वैसे नहीं, जैकेट में भी फोल्ड है, वो आप उतारने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। तो उससे उस वजह से क्या होता है, इट इज लाइक स्प्रिंग अपना जब टेंशन गवा देता है तब जैसे होता है ना, वैसे होता है। उसका स्टिफनेस वही है, उसके मटेरियल का स्टिफनेस वही है, लेकिन जैसे यह अगर ये ऐसे खड़ा है, इसको मैं यहाँ से सपोर्ट दे रही, ठीक है, अगर ये यहाँ पे है, इसको सपोर्ट इसके हाइट के बराबर, अभी ये बराबर है, नाउ दिस इज नॉट सपोर्टिंग, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो नाउ दिस इज सपोर्टिंग, ओके, ठीक है। लेकिन ये करते 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 अगर ये इसके हाइट का जब हो जाता है, नाउ इट इज नॉट सपोर्टिंग, यू अंडरस्टैंड। वो जो एक शेप है, जब वो इसमें जब मैं ये रख रही हूँ और अब इसमें एक टेंशन है क्योंकि उसका ओरिजिनल शेप ऐसा है, उसमें ये मैंने ये रख दिया तो नाउ इट इज सपोर्टिंग। लेकिन अगर ये शेप ही ऐसा है और इसके साथ, तो इट इज नॉट, इट्स नो मोर सपोर्टिंग।
जब इसी शेप में वो जी मैम। ढल जाता है परमानेंटली, फिर उसका सपोर्ट हट जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट स्टिफनेस, इट इज मोर अबाउट regaining stiffness, regaining its shape. तो आप जब इसे स्टोर करते हो तो वो स्टोर करते वक्त देन अभी उसके कई सारे तरीके हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा उसको धूप में रखेंगे तो वो वापस अपना ओरिजिनल शेप पे आता है, एंड देन यू कैन यूज इट, तो वो ज्यादा लंबा चलेगा। या समटाइम्स दीपाली यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊं, शूटर क्या करते हैं, उतार के उसे ऐसे ही फोल्ड करके जल्दी से टेढ़ा मेढ़ा करके रख देते हैं। हाँ, तो उसका जो वो अगर जैसे थोड़ा सा सॉफ्टर जैकेट जो होता है, उतारने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में फिर चला जाता है, तो इसलिए वो सॉफ्ट होने के बावजूद अच्छा सपोर्ट देता है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी है वो बरकरार है। तो वो आपके शेप के हिसाब से वो ढल नहीं जाता, आपके शेप के साथ साथ वो अपने हिसाब से उसको सपोर्ट करता है। बट जब समझ में आ गया ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कई बार जो छोटे यंग शूटर है उसकी हाइट ग्रोथ बढ़ती है, हेल्दी हो जाते हैं, या वो तो फिर तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई और चारा नहीं है। बट नॉर्मल कोर्स में तो आप उसको कैसे स्टोर करते हैं उस पे उसकी लॉन्गेविटी भी डिपेंड करती है। हेलो मैम, एक किट से ही जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि हाँ बोले। बच्चे को किट कब बनवाएं? मान के चलिए वो 3rd क्लास में है, अभी वो 11 साल का या 10 साल का बच्चा है, तो क्या वहां पर हमारा ठीक रहेगा उसको किट बनवाना? सबसे पहले तो 10 साल में आप शूटिंग ही मत करवाओ यार, 12 साल से पहले आपको करवानी नहीं चाहिए। यू आर डूइंग अ वेरी बहुत आप उस बच्चे होल्ड के कर रहा है लिए मैम, अच्छा अभी नहीं होल्ड कर रहा है सिर्फ। होल्डिंग ही नहीं करानी चाहिए, आप टेबल पे बिठा के चलाओ उसको बाकी सारी चीजें सिखाओ, साइड पिक्चर सिखाओ, ट्रिगरिंग सिखाओ। हाँ, बट 12 साल के बाद भी एक तो आपको ये देखना है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, 12 से 18 तक, इनफैक्ट लड़के तो 18 के बाद ही काफी तेजी से ग्रो करते हैं। बट देन ये आपको देखना है कि क्योंकि जैकेट ट्राउजर का सपोर्ट वंस दे स्टार्ट होल्डिंग द राइफल पोजीशन में ले आते हैं तो उनको जैकेट ट्राउजर की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आप बेसिक मॉडल करवा दो लेकिन वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली इट इज कमिंग दैट वेट इज कमिंग ऑन देयर बैक। और जहां तक हो सके आप मतलब यू स्टार्ट देम विथ लाइटर राइफल, एकदम हल्के से हल्के राइफल में शुरू करा दो धीरे धीरे। हो सकता है आप 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा जाए, बट उसका बेस बहुत अच्छा बनेगा एंड आगे जाके उसको बहुत फायदा होगा शूटर को। मैम अभी ओपन साइड से ही बस होल्ड कर रहा है बच्चा छोटा। वेरी गुड, बट ओपन साइड में भी आप उसको अगर बहुत छोटा है आप एक बेसिक जैकेट ट्राउजर दे सकते हो, क्योंकि ओपन साइड भी है तो उस 10 साल के बच्चे के लिए तो ये वो वजन ही हुआ ना, और उनके बोन सॉफ्ट रहते हैं इस टाइम पे। जी मैम, थैंक यू मैम। आपने बताया था 10 मीटर जो होता है राइफल, उसमें जो बैरल साइज है वो सेम मतलब रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो कितना मैम स्टैंडर्ड कितना बैरल साइज बताया? बैरल का लेंथ? जी लेंथ वो मुझे देखना पड़ेगा, इतना मुझे बायार्ड नहीं। 8.50 लेंथ 850 या 850 आप रूल बुक में पढ़िए 850 सेंटीमीटर्स। मैम एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए मैम। हाँ मैम हाँ मैम वो मैम सॉरी मैम मॉर्निंग में जो क्लास चल रही थी, हाँ मैम उस ग्रुप से मैम मॉर्निंग में बहुत सारे लोग एग्जिट हो गए थे। वो मैम इस एवं 10 बजे तक हुआ था मैम, 2-3 बार ऐसे हुआ फिर जुड़ रहा था, बट लास्ट टाइम 5 AM 6 AM तक सब मैम एग्जिट हुआ, उसके बाद फिर कोई जुड़ नहीं पाया और अच्छा, क्लास अभी क्या करें अभी? कल आप थोड़ा टाइमली आओ और कोशिश करेंगे हम। मैंने थोड़ा सा सॉरी दीपाली, आपकी ना पीपीटी मैंने ग्रुप में डाल दी है, ये वो खोल के पढ़ सकते हैं आज की मॉर्निंग आप पीपीटी देख लीजिए और उसको थोड़ा बेसिक, आज तो सारा बेसिक ही सिखाया, मतलब आई जस्ट इंट्रोड्यूस राइफल शूटिंग, तो आप उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप कल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम।
मैम एक ऑफिस शिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था मैडम, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी उसके हम्म, उससे रिलेटेड, तो क्या उसका जवाब मिल सकता है मैडम? हाँ जो बोलिए। शूटर दो लाइन पे शूट कर रहे हैं, तो हम्म, उसमें मतलब पास वाले ने या लेफ्ट वाले ने या राइट वाले ने मतलब बीच वाले बंदे के कार्ड के ऊपर शूट किया, तो डबल डबल एक ही कार्ड पे 2 शूट मिले, तो अब वो हाँ, जज कैसे करेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे अपन के वो मतलब क्रॉस वो? फायर है वो अभी नहीं, वो उसको क्रॉस टेक्निकल रूल्स की क्लास में पूछना। हाँ 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 ओके ओके मैम, ओके जी ठीक मैम, है। वो क्रॉस फायर के बारे में पूछ रहे हैं अभी। हाँ अभी जी। पहले बेसिक जो मैम सिखा रही है वो सीखो। मैम जी जी थैंक यू। प्रोन पोजीशन में जो ग्लव हम लोग यूज करते हैं, हाँ उसकी मैम क्वालिटी वैसे बहुत मैटर करती है, क्योंकि पूरा वेट राइफल का उसी के ऊपर आता है। उसको चूज हाँ कैसे किया जाए? जैसे हम लोग नॉर्मली उसको पहन के देख रहे हैं तो कंफर्टेबल लग रहा है, तो इज इट नहीं, ओके? और हम जब पहनते हैं ना, हम कंफर्ट देखते हैं यहाँ का, ठीक है। ये तो जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ का जो पैडिंग है वो ठीक होना चाहिए, बट प्रोन और नीलिंग में जो मेन चीज, प्रोन में स्पेशली जो मेन चीज मैटर करती है वो ये पार्ट जो है, हमारा ये जो पार्ट है। सो आप जब ग्लव चूज करते हो, आप देखना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन सही है या नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं है प्रोटेक्शन, तो वो ग्लव आपके कोई काम का नहीं है प्रोन के लिए। वो आप यहाँ कितनी भी पैडिंग हो, वो आपको तंग ही करेगा, क्योंकि जो स्लिंग और स्विवल यहाँ दबता है, और ये इस पार्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है हमारे हाथ का। तो इसमें वो जब स्विवेल में हैंड स्टॉप जब जाता है तो यहाँ बहुत दर्द करता है। तो इसलिए यहाँ पे पैडिंग होनी चाहिए। वहाँ यहाँ पे यूजुअली वो एक ऐसे प्लास्टिक, मतलब वो हार्ड प्लास्टिक डालते हैं, तो वो अगर है ग्लव में तो दैट इज गुड। तो मैम तो कोई आप आप पहन के सजेस्ट ये देखो अब कि यहाँ पे है या नहीं वो पैडिंग। मैम कोई सजेस्ट कर सकते हो आपकी किसी पर्टिकुलर जैसे ब्रांड? कार्टून के ग्लव में है, कार्टून में होता है, कपापी के ग्लव में, वो प्रोन के लिए स्पेसिफिक ग्लव है। आप कोई भी से, आपके पास जो भी विमेन का भी अच्छा है हार्ड में थोड़ा। हाँ, गेमन का ऐसा भी क्या है वो, मैंने तो लाइफ टाइम सॉयर का यूज किया, बट अभी कार्टून का भी अच्छा लगता है मुझे। मैंने अभी कपापी का भी देखा, दैट इज ऑल्सो अ गुड ग्लव। सी यहाँ पे जो जो प्रोन का ग्लव है, उसकी यहाँ पे पैडिंग आपको देखनी चाहिए, और वहां पे एक थोड़ा हार्ड मटेरियल अगर है तो वो चुभता नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टैंडिंग में आपको यहाँ की पैडिंग देखनी है। सो या अगर आप ऐसे होल्ड कर रहे हो तो यहाँ की पैडिंग देखनी है। मेरे तो ख्याल मैम ये ने आप आपके check कर सारे ही सकते ग्लव्स यूज करे हुए हैं सभी कंपनी के। मैम अगर नया ग्लव खरीद रहे हैं, लाइक परचेज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम फिट अगर हमारे आ रहा है तो वो थोड़ा हैं। लूज होगा कुछ टाइम के बाद, या शुरू में थोड़ा सा तो हो कंफर्टेबल जाएगा, चाहिए? जैसे पैडिंग उसकी फ्लैटन हो जाएगी तो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो वो आप पहन के देखो, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके हाथ में मतलब ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब करता है। अगेन यहाँ पे ये देखो, आपकी पहनने के बाद यहाँ पे तो किसी, क्योंकि आपके हर उंगली का शेप, हर शूटर के हाथ का शेप अलग अलग होता है। कुछ ग्लव्स होते हैं कि जहाँ ये दो तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसता है। तो वो पहन के आपको ये चीजें देखनी है कि जहाँ वो टच कर रहा है वहाँ कहाँ कहाँ आपको कुछ दिक्कत हो रही है या नहीं। इसको देख के आप यू कैन चूज आपका ग्लव। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था मैम। मैम हाँ। जब भी कोई बच्चा आता है रेंज पे या उसके पेरेंट्स लेकर आते हैं उसको जो शूटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो हाँ। उनको भी पता नहीं होता कि भाई इससे राइफल करवाएं या पिस्टल करवानी, या बच्चे को भी नहीं आइडिया होता कि मैं क्या करूंगा। तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे बच्चे से हम पिस्टल करवाएं या राइफल उसको करवाएं, क्या क्या करें मैम? आइडियली अगर बहुत छोटा बच्चा है, सबसे पहले तो आप राइफल से ही शुरू करा दो। ओपन साइट राइफल, जैसे उन्होंने कहा, ओपन साइट राइफल से आप बेसिक जो शूटिंग का जो बेसिक है वो राइफल पे, क्योंकि राइफल क्या है, बच्चा है तो राइफल 2 हाथ से और पूरे बॉडी के सपोर्ट पे वो सपोर्ट कर सकता है। पिस्टल 1 हाथ से ही उठाना पड़ता है, और पिस्टल जो भी आप कितना भी हल्का पिस्टल दे दो, और उससे उसके ये सारे पूरे बिफोर ही गेट्स रेडी यहाँ पे और बैक पे इतना प्रेशर आता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर हिज ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से तो पहले कुछ साल से, अगर 10 साल का बच्चा आपके पास आता है और ये जो यंग यंग 10 साल में ये चला दिया और 12 साल में वो चला दिया ना, ये सारा बकवास है।
क्योंकि ऐसे आप लिस्ट निकालो पूरा पिछला और देखो कि वो जो 14 साल में ये किया और 12 साल में वो किया, वो शूटर्स गायब अभी है। कहाँ है। ठीक है, सो उसके पीछे आप मत जाओ, उससे कुछ हासिल नहीं होता, ना बच्चे को हासिल होता है ना कोच को कुछ हासिल होता है। अगर आपको लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए शूटर से, तो उसके जो बिगिनिंग के ये जो साल है उसमें आपको उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे आपके पास कोई नया शूटर आता है, उसको आप राइफल से शुरू करा दो, जैसे ओपन साइट राइफल से करा दो, तो ताकि वो आराम से 2 हाथ से पकड़ के पहले तो बेसिक साइट पिक्चर, साइट अलाइनमेंट, साइट पिक्चर, स्मूथ ट्रिगरिंग, ये जो बेसिक है शूटिंग की, ये बेसिक तो पिस्टल में भी वही बेसिक्स है। तो पहले ये सीखे थोड़ा अपना, और आपके सुपरविजन में थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकली अपने आप को रेडी करे, देन उसके आप एंड यू विल गेट टू ऑब्जर्व दैट शूटर आल्सो, देन यू कैन शिफ्ट हिम टू, उसका टेम्परामेंट देख के आप उसको राइफल या पिस्टल पे शिफ्ट कर सकते हो बाद में। वो चॉइस विल मैम मैं यहाँ ऑलवेज बी देयर। अनुमति लेना चाहूंगा मैम बोलने के लिए। हाँ बोले। इसी क्वेश्चन पे जैसे ओम प्रकाश सर ने क्लास ली थी तो इनका जो क्वेश्चन था ठीक था। पहले भी एक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था ओम प्रकाश सर से, तो उन्होंने भी यही बताया था कि 15 दिन आप राइफल कराइए, 20 दिन या 1 महीना राइफल कराइए, और उसका ट्रायल उस बेस पे निर्धारित कर लीजिए कि वो क्या ठीक कर पा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि जी। वो जो साइट पिक्चर वो जो मेंटेन करना है, क्योंकि राइफल का और पिस्टल का बेसिक तो सेम ही है, बट ऑफ कोर्स राइफल में जैसे पीप साइट हो जाता है तो साइट पिक्चर फिर थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। मेंटेनिंग साइट पिक्चर थोड़ा इजी हो जाता है पीप साइट में। तो अगर वो उसमें आपको पता चल जाएगा ओपन साइट में, अगर उसकी स्मूथ ट्रिगरिंग है, वो अच्छे से अपनी आंख, अगर अपना आंखों का फोकस अगर 4 साइड पे टिका पा रहा है पूरे टाइम, तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट दैट शूटर टू पिस्टल। ओके, लेकिन उसके लिए भी, और वो करते करते थोड़ा उसकी फिजिकली भी वो रेडी हो जाएगा ना, वो भी शूटिंग सीखते सीखते, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम सर ने इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया था, हाँ जी। उसका बंदे का इंटरेस्ट किस में ज्यादा रहेगा ऐसा? नहीं, इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ पता है, वो बच्चे को फाउंडेशन तो अच्छी पता ही रहेगी, नहीं कि राइफल क्या है और पिस्टल क्या है, तो उसको उसकी इंटरेस्ट तो फाउंडेशन बाद में अच्छी ही बन आएगा। जाएगी। हाँ, पहले तो आप अपने हिसाब से शूटिंग की फाउंडेशन बना दो। इट्स नॉट अबाउट राइफल और पिस्टल, शूटिंग की फाउंडेशन ठीक बनाओ, तो वो राइफल में आपको आसानी से हो जाती है, क्योंकि शूटर 2 हाथों से उसको सपोर्ट कर सकता है। पिस्टल में 1 हाथ से सपोर्ट करने के लिए पहले उसके उस हाथ में थोड़ी ताकत तो आए कुछ, नहीं तो पहले ही उससे लेके जब आप खड़ा कर देते हैं तो वो ना साइट वो मेंटेन कर पाता है, ना ट्रिगर, फिर ट्रिगर स्नैच करना शुरू कर देता है। तो ये जो बेसिक जो है साइट पिक्चर मेंटेन करना, स्मूथ ट्रिगरिंग करना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है शूटिंग के, तो उनको वो राइफल पे सीखना, ओपन साइट राइफल में सीखना आसान है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, This is इसी enough सवाल now? पे एक क्वेश्चन है मैम। आज हाँ की बोलो। क्लास ठीक है? मैम काफी? बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। क्वेश्चन, इसके बाद हम खत्म Okay, कर go देंगे। ahead, मैम go ahead. ठीक है, इसी पे जिस टॉपिक चल रहा है मैम उसी पे एक क्वेश्चन है मेरा हाँ प्लीज। बोले। मैम ये क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि कोई भी नया बच्चा आता है तो राइफल हो या पिस्टल 15-15 दिन करा के, बट उसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि जो कुछ बच्चे का देखता हूँ कि मास्टर आई लेफ्ट होता है, जिनकी आंख मतलब इजिली लेफ्ट बंद नहीं होती है, वो ज्यादा लेफ्ट से ही ज्यादा देख सकते हैं, तो उनको कैसे सजेस्ट करेगी आप राइफल करो या पिस्टल करो? सी, राइफल में मास्टर आई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीप साइट है तो साइट पिक्चर बहुत आसानी से मेंटेन होता है। तो राइफल में ये बहुत, अगर किसी की आंखों से अगर वो देख ही नहीं पाता है राइट आई से, तो उसके लिए और भी इक्विपमेंट है, और भी तरीके हैं वो करने के। लेफ्ट आई मतलब वो पूरा ब्रिज लगा के राइट हैंडेड शूटर लेफ्ट आंख से एमिंग करके चलाता है, एंड दैट इज अलाउड इन राइफल शूटिंग। ओके, लेकिन राइफल में मास्टर आई के लिए, जैसे मेरी मास्टर आई, मैं अभी भी आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं अपनी लेफ्ट आंख से देख रही हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी भर राइट आई से शूटिंग करी है। तो मेरी ये मास्टर आई है, मैं ये इतने आसानी से बंद कर पाती हूँ, ये मुझसे बंद नहीं होता, एंड ये बंद करके मैं इससे देखती प्रॉब्लम हूँ। आते हैं नहीं शूटर हाँ, में? तो राइफल में ये प्रॉब्लम, राइफल में कोई दिक्कत नहीं है,
पिस्टल का ये सवाल आप, इट्स बेटर इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू सम। आई थिंक उस बच्चे से पहले दोनों आंखें ओपन करके कराइए। हाँ जी, वैसे तो हम ये तो यूज करते ही है, ब्लाइंडर यूज करते हैं और खुली आंख से ही चलाते हैं, बट राइफल में, क्योंकि पिस्टल में मुझे लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पिस्टल में इट मैटर्स कि आपका मास्टर है कौन सा है, क्योंकि उसमें साइड पिक्चर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी और थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ओपन साइड्स होते हैं। बट राइफल में क्योंकि एक बार आपने हेड पोजीशन फिक्स कर दिया, आपका साइड पिक्चर भी ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। और फोकसिंग ऑन साइट, ये कॉन्सेप्ट टीप साइट में नहीं है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, हमारे आई थिंक तीसरे दिन आएगा वो, तो जिस दिन इस साइड पिक्चर के बारे में बात करूंगी तब मैं इन दोनों में का जो डिफरेंस है आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देन यू विल नो कि राइफल में ये मास्टर आई वगैरह का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम पोजीशन पे भी अलग क्लास चलेगी क्या मैम? हाँ, पोजीशन, कल से पोजीशन पे क्लास चलेगी, अभी कुछ तो सिखाना पड़ेगा मुझे। ब्रेक दीजिए मैम को, आज ही सारा मत पूछ लीजिए। नहीं, अभी कल राइफल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। पोजीशन, परसों स्टैंडिंग नीलिंग, और लास्ट डे पे हम बाकी साइड पिक्चर वगैरह देखेंगे। ठीक है, थैंक यू रेस्पेक्टेड मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you, ma'am. Wonderful explanation, Dipali. Thanks a lot. Thank you, ma'am.